स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट फर्स्ट में आज का हमारा टॉपिक होगा क्रोमोसोम अर्थात गुणसूत्र। सर्वप्रथम हम देखते हैं डिस्कवरी। गुणसूत्र की खोज करने वाले वैज्ञानिक वाल्डियर थे, जिन्होंने 1888 में गुणसूत्र की खोज की। और वी कैन से क्रोमोसोम डिस्कवर्ड बाय वाल्डियर in 1888। आफ्टर वाल्डियर या वाल्डियर के बाद में 1909 में टी.एच. मॉर्गन नामक वैज्ञानिक ने ड्रोसोफिला मक्खी में 4 जोड़ी छड़नुमा गुणसूत्रों का अध्ययन किया, अर्थात रोड लाइक गुणसूत्र जो ड्रोसोफिला मक्खी में पाए जाते हैं उनका उन्होंने अध्ययन किया। टी.एच. मॉर्गन के बाद क्रोमोसोम्स थ्योरी को प्रतिपादित किया गया। इस थ्योरी को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक सटन तथा बोवरी थे। सटन तथा बोवरी ने क्रोमोसोम या गुणसूत्र परिकल्पना को समझाया। इस क्रोमोसोम हाइपोथेसिस को हम 1 बाय 1 पॉइंट पढ़ते हैं या इसको समझते हैं या इसका अध्ययन करते हैं। सर्वप्रथम हम देखते हैं अर्धसूत्रीय विभाजन के फलस्वरूप बनने वाले शुक्राणु तथा अंडाणु में गुणसूत्र की संख्या आधी रह जाती है, अर्थात कोशिकाओं में जब मियोसिस विभाजन होता है तो इससे स्पर्म्स तथा ओवम का निर्माण होता है और ये सेल्स हैप्लॉइड होती हैं या अगुणित कोशिकाएं होती हैं या मियोसिस के द्वारा अगुणित स्पर्म तथा ओवम का निर्माण होता है। कायिक कोशिकाओं तथा जनन कोशिकाओं का जब हम अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि कायिक कोशिका तथा जनन कोशिकाओं में गुणसूत्रों के 2 सेट पाए जाते हैं। एक पैटर्नल होता है, दूसरा मैटरनल होता है, अर्थात एक पैतृक तथा दूसरा मात्रक होता है। इन कोशिकाओं में द्विगुणित गुणसूत्र पाए जाते हैं। जनन कोशिकाएं अर्धसूत्रीय विभाजन से विभाजित होकर स्पर्म तथा ओवम का निर्माण करती हैं, परंतु कायिक कोशिकाएं समसूत्रीय विभाजन से विभाजित होती हैं और ये द्विगुणित कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। गुणसूत्रों का जब अध्ययन करते हैं तो सटन ने बताया कि गुणसूत्रों के ऊपर जेनेटिक फैक्टर पाए जाते हैं, अर्थात आनुवंशिक कारक पाए जाते हैं। ये आनुवंशिक कारक आनुवंशिक लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जीवों के आनुवंशिक लक्षणों को ले जाने का कार्य इन आनुवंशिक फैक्टर के द्वारा या इन जेनेटिक फैक्टर या आनुवंशिक कारकों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हम इसी का डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, फर्टिलाइजेशन या निषेचन की क्रिया होने से ओवम तथा स्पर्म से डिप्लॉयड गुणसूत्र पुनः स्थापित हो जाते हैं, अर्थात फर्टिलाइजेशन क्रिया में स्पर्म तथा ओवम दोनों फ्यूज होते हैं या इन दोनों का संलयन होता है, जिससे ये दोनों हैप्लॉइड कोशिकाएं आपस में मिलकर एक डिप्लॉयड कोशिका का निर्माण करती है, जिसमें आगे विभाजन होता है तथा भ्रूण का निर्माण होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अर्धसूत्रीय विभाजन में समजात गुणसूत्र का पृथक्करण दूसरे अन्य गुणसूत्रों पर निर्भर नहीं करता। हम जानते हैं कि क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन
या गुणसूत्र का पृथक्करण अर्धसूत्र विभाजन या मियोसिस विभाजन में होता है या मियोसिस डिवीजन में होता है। ये मियोसिस डिवीजन में होने वाला गुणसूत्रों का सेग्रीगेशन इंडिपेंडेंटली होता है और ये गुणसूत्र एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इंडिपेंडेंटली असोर्ट करते हैं, अर्थात सेग्रीगेशन या पृथक्करण अन्य गुणसूत्रों के ऊपर निर्भर नहीं करता या अन्य गुणसूत्रों के द्वारा प्रभावित नहीं होता है। ये स्वतंत्र रूप से होता है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्वतंत्र रूप से इनके कारक गमन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। प्रत्येक जाति के सदस्यों की कायिक एवं जनन कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या निश्चित होती है तथा ये संख्या जाति विशिष्ट होती है या ये एक जाति विशिष्ट गुण होता है। हम जानते हैं कि प्रत्येक जाति एक विशिष्ट जाति होती है जिसमें एक स्पेसिफिक करेक्टर इनकी कोशिकाओं में उपस्थित गुणसूत्र की संख्या होता है। तो इसकी सोमेटिक सेल्स या कायिक कोशिकाएं, जनन कोशिकाएं या जन्म कोशिकाएं, इनमें गुणसूत्र की संख्या निश्चित होती है। सोमेटिक सेल्स में हम जानते हैं कि माइटोटिक डिवीजन होता है जिससे डिप्लॉयड कोशिकाओं का निर्माण होता है तथा जर्म सेल्स में मियोटिक डिवीजन होता है जिससे हैप्लॉयड प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण होता है। ये संख्या इन कोशिकाओं में जो पाई जाती है ये जाति विशिष्ट होती है या ये निश्चित होती है। सटन एंड बाउरी के अनुसार नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, गुणसूत्र पर उपस्थित जीन या कारक रेखीय क्रम में विन्यासित होते हैं या क्रोमोसोम्स पे जो जीन पाए जाते हैं या कारक होते हैं जो गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण करने का कार्य करते हैं या जीव की समस्त जैविक क्रियाओं या आनुवंशिक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। ये सभी जीन या ये सभी कारक एक रेखीय क्रम में या एक लीनियर फैशन में व्यवस्थित होते हैं या विन्यासित होते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सटन और बाउरी ने क्रोमोसोम के सिद्धांत को समझाया क्योंकि उन्हीं के द्वारा ये प्रतिपादित किया गया था। टेलर वैज्ञानिक ने सटन एंड बाउरी के बाद में ऑटो रेडियोग्राफी के माध्यम से प्रयोग किया तथा गुणसूत्र विभाजन तथा उसके ऊपर जो जीन पाए जाते हैं या गुणसूत्र के ऊपर उपस्थित फैक्टर का सफल चित्रण किया। अर्थात हम कह सकते हैं कि टेलर साइंटिस्ट ने ऑटो रेडियोग्राफी के द्वारा गुणसूत्र तथा जीन का चित्रण या डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन किया। अब हम देखते हैं कि विभिन्न जातियों में गुणसूत्र की संख्या कितनी पाई जाती है। इसके कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ डिस्कस करते हैं। सर्वप्रथम हम लेते हैं पैरामीशियम ओरेलिया। पैरामीशियम ओरेलिया में 30 से 40 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जो कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं क्रोमोसोम हाइपोथेसिस में, जिसमें बताया कि गुणसूत्र की संख्या जाति विशिष्ट होती है या निश्चित होती है। तो हम कह सकते हैं कि पैरामीशियम ओरेलिया में 30 से 40 गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसी प्रकार से हाइड्रा वर्गेरिस, इसमें 32 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर 8 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ग्रासहॉपर 24 गुणसूत्र पाए जाते हैं। राना टिग्रिना फ्रॉग 26 गुणसूत्र पाए जाते हैं या 26 गुणसूत्र पाए जाते हैं। मैकाका, जिसे मंकी कहते हैं, इसमें 42 गुणसूत्र पाए जाते हैं। होमोसैपियंस मैन, जिसमें 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। साथ साथ इसके हम देखते हैं एस्केरिस मेलानोसेफिल, इसमें
2 गुणसूत्र पाए जाते हैं, अर्थात एस के रिच में 2 गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो हम देखते हैं कि हर जाति के जंतु में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है, जैसा कि क्रोमोसोमल हाइपोथेसिस में हमने अध्ययन किया, अर्थात गुणसूत्रों की संख्या जाति विशिष्ट पर निर्भर करती है। प्रत्येक जाति के जंतु में गुणसूत्र की संख्या निश्चित होती है या क्रोमोसोम की संख्या निश्चित होती है। इसी प्रकार से और भी हम एग्जाम्पल जो प्रकृति में पाए जाते हैं जीव जंतु, उसमें भी देखें तो उसमें भी गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है। इनके ऊपर उपस्थित गुण जीन आनुवंशिक लक्षणों को नियंत्रित करते हैं या गुणसूत्र आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर स्थानांतरित करने का कार्य करते हैं। आज के इस टॉपिक में हमने गुणसूत्रों के संदर्भ में अध्ययन किया। आगे हम गुणसूत्र की संरचना इसके संदर्भ में अध्ययन करेंगे। निरंतर रूप से आप पढ़ते रहिए। धन्यवाद।